अ, एक मिनट। अ, हाँ जी बेटा जी, हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज जनरल एनाटॉमी में, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है जी, जनरल एनाटॉमी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं वो बेसिकली ज़्यादातर ब्लड वेसल्स और आर्टरीज, वेन्स और एनास्टोमोसिस, डिफरेंट टाइप्स के पोर्टल सिस्टम क्या होता है, ये चीज़ें पढ़ते हैं। अभी हम वन बाय वन चलते हैं। ठीक है जी, सर्कुलेटरी सिस्टम में वैसे हमारे पास होता क्या है। सर्कुलेटरी सिस्टम में वी हैव गॉट, एक मैं इसको जरा बंद कर दूं। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास जो है वो वैस्कुलर सिस्टम है। और वैस्कुलर सिस्टम किसके साथ डील करता है? इट डील्स विद द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, वैस्कुलर सिस्टम, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। और इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं जिसमें CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सर्कुलेशन ऑफ पेरीलिम्फ, एंडोलिम्फ इन द इंटरनल ईयर, ये आप सारी चीजें आप बाकी दीगर उसमें पढ़ोगे। फॉर एग्जांपल आपने हेड एंड नेक में जब ईयर पढ़ोगे, इंटरनल ईयर, उसमें ये सिस्टम पढ़ोगे। और CSF आप पढ़ोगे न्यूरो में, उसमें ग्रॉस में भी पढ़ोगे ये क्या होता है। तो इसी तरह सर्कुलेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर, ये आई बॉल के अंदर जो है एक सर्कुलेशन होती है एक फ्लूइड की। मतलब इनके आपने सिर्फ नाम देखने हैं, इतना हमने इसकी डिटेल में इस लेक्चर में नहीं जाना। सर्कुलेशन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड, इसी तरह सर्कुलेशन ऑफ सीरस फ्लूइड। वो आपको ये बताना चाह रहा है कि बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। और हमारा जो इस वक्त कंसर्न है दैट इज बेसिकली वैस्कुलर सिस्टम। अच्छा जी, अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर बेसिकली क्या होता है? इसके अंदर एक हार्ट होता है और उसके अलावा ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क होता है, एक जाल होता है। हार्ट जो है वो थॉरैक्स में पढ़ा जाता है। यहाँ पे हम जो है सर्कुलेटरी वैस्कुलर सिस्टम सिर्फ देखेंगे। अच्छा जी, अब वैस्कुलर सिस्टम में हमारे पास ये, चूंकि ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस चीज की जरूरी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो एक तो आपने पेपर में प्रॉब्लम होगी, आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। दूसरा, आप जब अगले अपने ईयर्स में जाओगे वहां पे आपने फार्माकोलॉजी पढ़नी है और दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उधर बार बार इन्हीं चीजों की रिवीजन होगी। सिस्टमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, पोर्टल जो है वो सिस्टम, तो उसके लिए आपको ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है। और इट्स वेरी इजी, कोई इसमें कोई डिफिकल्ट वो नहीं है। ठीक है, नाउ दिस इज, ये एक डायग्राम इसने आपको दिखाई हुई है। इस डायग्राम में बेसिकली ये आपको, ये एक कॉन्सेप्चुअल डायग्राम है। एक्चुअली बॉडी में ऐसा एज इट इज एग्जैक्टली नहीं पड़ी हुई होती चीजें, एनाटॉमिकली डिफरेंट होती हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि ये हार्ट है सेंटर में, और हार्ट के ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है और ये राइट साइड ऑफ द हार्ट है। लेफ्ट साइड आप देखो तो इसमें ब्राइट रेड कलर का ब्लड है और इसमें ब्लू कलर का ब्लड है, यानी लेफ्ट हार्ट फिजियोलॉजिकली, वैसे तो हार्ट ये साथ साथ पड़ा होता है, लेकिन फिजियोलॉजिकली हार्ट को दो में डिवाइड किया गया है, left side of the heart and right side of the heart. Left side of the heart deals with the oxygenated blood, whereas लेफ्ट साइड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड, राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील करती है। ठीक है, अब सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होती है? सिस्टमिक सर्कुलेशन ये होती है, मैं अच्छा अगली डायग्राम में आपको दिखाता हूँ, बड़ा करके अच्छा करके दिखा सकता हूँ। जब लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकलता है, ठीक है जी, एओर्टा 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 और ये आर्च ऑफ एओर्टा, फिर उसके बाद थोरेसिक एओर्टा और एओर्टा, ये नीचे जाके पेरिफेरल ब्लड वेसल्स में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वेन्स बनती हैं। ठीक है जी, और फिर इंफीरियर वेना केवा के थ्रू ब्लड वापस हार्ट में आ जाता है। यानी कि लेफ्ट हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड का निकलना और घूम के पूरी बॉडी से दोबारा जो है वो राइट हार्ट में वापस आ जाना, दिस इज कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसको सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है जी, दोबारा सुन लो। सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होती है? सिस्टमिक सर्कुलेशन होती है जब आपका ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है और वापस राइट, मतलब कि हार्ट में वापस आ जाता है। दिस होल सर्कुलेशन या होल एक वो जो चक्कर, जो साइकिल एक लगाता है ब्लड, इसको क्या बोलते हैं? सिस्टमिक सर्कुलेशन। अच्छा, अब आपने देखा था
कि हमने ये देखा था हमारे पास एक सिस्टमिक सर्कुलेशन है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन है, ठीक है जी। अच्छा, सिस्टमिक सर्कुलेशन ये थी, दोबारा देख लो, कि जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है, रेड कलर का, ब्राइट रेड कलर का है, ये लेफ्ट हार्ट से निकलता है और घूम के पूरी बॉडी को सप्लाई होता है, और टिश्यूज को सप्लाई होने के बाद अपनी ऑक्सीजन बॉडी को डिलीवर करने के, देखो जो बंदा बना हुआ है, बॉडी को डिलीवर करने के बाद पीछे अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रह गया, ऑक्सीजन इसमें से निकल गई, इसलिए ब्लड ब्लू हो गया, और ये वापस दोबारा हार्ट के अंदर आ जाता है। मतलब कि ये लेफ्ट एट्रियम है, इसके अंदर आ जाता है, ये सुपीरियर वेना केवा है, ये इंफीरियर वेना केवा, इनके थ्रू वापस आ जाता है। इस सारे चक्कर को, ये जो एक चक्कर इसने लगाया है, दिस इज कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो फिर पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है? अब ये ब्लड यहाँ पे वापस आ चुका है इस हार्ट के अंदर, ठीक है, और ऑक्सीजन डिलीवर कर रहा है। अब इसने वापस जाना है ऑक्सीजनेशन के लिए। अब ये देखो आप, ये राइट वेंट्रिकल से निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, और ये लंग्स की तरफ जा रहा है। देखो एक में, ये लंग्स की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे ये क्या होगा, इसकी ऑक्सीजनेशन होगी, और ऑक्सीजनेशन होने के बाद ये देखो, अब ये ब्लू से रेड कलर में कन्वर्ट हो गया, और वापस ये हार्ट के अंदर आ गया ना। दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से निकलना और लंग से घूम के ऑक्सीजनेशन करवा के लेफ्ट एट्रियम में वापस आ जाना, दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। तो हमने ये देखा कि हमारे पास दो टाइप की सर्कुलेशन, तीन टाइप की सर्कुलेशन हैं वैसे, लेकिन अभी जो हमने देखी है वो एक सिस्टमिक सर्कुलेशन है और एक पल्मोनरी सर्कुलेशन है, ठीक है। सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड पूरा चक्कर लगा के बॉडी से वापस आ रहा है ऑक्सीजन डिलीवर करके, और पल्मोनरी सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेशन के लिए जा रहा है लंग्स में, और ऑक्सीजन लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन करवा के वापस आ रहा है, दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। नाउ व्हाट इज हेपेटिक सर्कुलेशन, हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन? पोर्टल सर्कुलेशन इन एक्चुअली यहाँ पे एक बड़ी हेडिंग जो है वो क्या, पोर्टल सर्कुलेशन की है। अब पोर्टल सर्कुलेशन की आगे से तीन टाइप्स हैं, एक हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन है, एक हाइपोफिजियल हाइपोथैलेमिक पोर्टल सिस्टम है, और एक जो है वो रीनल पोर्टल सिस्टम है। तो यहाँ पे हेडिंग क्या होनी चाहिए, पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है जी। अब उस पोर्टल सर्कुलेशन में हम हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन पढ़ रहे हैं ना। ये कॉन्सेप्ट है उसका कि भी पोर्टल सिस्टम होता गया है, आर्टरी से ब्लड आता है, एक सेट ऑफ कैपिलरी से, वन सेट ऑफ कैपिलरी, ये कैपिलरीज हैं, एक, ये पहला सेट है कैपिलरी का, इससे गुजरता है ब्लड, और उसके बाद दरमियान में एक चैनल से गुजरता है, उसके बाद सेकंड सेट ऑफ कैपिलरी से गुजरता है, और उसके बाद ब्लड जो है वो कहाँ चला जाता है, वीनस सिस्टम में चला जाता है। यानी पोर्टल सिस्टम, कोई भी बॉडी के अंदर पोर्टल सिस्टम जो है उसकी डेफिनेशन ये है, व्हेन द ब्लड passes through two sets of capillaries before entering the vein, यानी कि इस वेन में एंटर होने से पहले ब्लड टू सेट्स ऑफ कैपिलरीज में से गुजरा, पहला सेट ऑफ कैपिलरीज ये है और दूसरा सेट ऑफ कैपिलरीज ये है, यानी कि ब्लड आर्टरी से आया, पहले सेट ऑफ कैपिलरी से गुजरा, उसके बाद फिर वेन में आ गया, मतलब कि इंटरमीडिएट वीनस चैनल में आ गया, उसके बाद सेकंड सेट ऑफ कैपिलरी से गुजरा, और उसके बाद वो वहां से किसमें चला गया, वेन में चला गया। यानी कि ब्लड के लिए टू सेट्स ऑफ कैपिलरी से पास करना जरूरी है। अब आपको मैं ये दिखाता हूँ कि ये टू सेट्स ऑफ कैपिलरीज क्या है। अच्छा जी, नाउ दिस इज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन ये लिवर है सारा, ठीक है, ये स्टमक है, दिस इज योर क्या कहते हैं, स्प्लीन, और ये इंटेस्टाइन है। अब इसमें होता है क्या, वॉट एवर यू ईट स्टमक में आया वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। अब ये पहला सेट ऑफ कैपिलरीज ये है इंटेस्टाइन के साथ, ये छोटी छोटी वेन्स अगर आप देख रहे हैं तो, ये देखो, ये वाली वेन्स, ये जो वेन्स है, ये छोटी छोटी वेन्स होती हैं, ये कैपिलरीज होती हैं इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। इंटेस्टाइन के अंदर कैपिलरीज होती हैं जहां से फूड एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होने के बाद ये देखो, ये बड़ी वेसल बनी, ये बड़ी वेसल बनी, ये आ गया पोर्टल वेन बन गई लिवर की। अब ये लिवर के अंदर एंटर होने से पहले, अच्छा ये एक पहला सेट ऑफ कैपिलरीज ये हो गया, ये ठीक है जी, ये छोटी छोटी कैपिलरीज हैं स्ट्रक्चर्स के अंदर। उसके बाद ये लिवर के अंदर जाएगा, और ये सेकंड सेट, लिवर के अंदर सेकंड सेट ऑफ कैपिलरीज है, ठीक है जी। यहाँ पे ये जाने के बाद
ये देखो ये हेपेटिक वेन बन के इंफीरियर वेना केवा में चला जाएगा, यानी कि 2 सेट्स ऑफ कैपिलरी से पास कर रहा है। और ये किसकी एग्जांपल है? ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम की एग्जांपल है, हेपेटिक लिवर के साथ। ये पहला सेट ऑफ कैपिलरी इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर, और दूसरा सेट ऑफ कैपिलरी या स्टमक और स्प्लीन की वॉल के अंदर, और दूसरा सेट ऑफ कैपिलरी किधर है? वो लिवर के अंदर है, लिवर के अंदर। और फिर उसके बाद जो है ना सर्कुलेशन में, मेन सर्कुलेशन में इंफीरियर वेना केवा के अंदर ब्लड एंटर हो रहा है। ठीक है, तो 2 सेट्स ऑफ कैपिलरीज, फर्स्ट इंटेस्टाइनल वॉल में, दूसरा लिवर के अंदर। फर्स्ट स्प्लीन के अंदर, दूसरा लिवर के अंदर। फर्स्ट जो है वो स्टमक की वॉल के अंदर, और दूसरा जो है वो किसके अंदर? हेपेटिक सिस्टम के अंदर। ठीक है, इसी वजह से आप ये देखो, ये ब्लू कलर का ब्लड है सारा, ये ब्लू कलर का ब्लड है, ये वीनस ब्लड होता है, ये इसको पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। लेकिन इस ये बाकी वीनस ब्लड से किस तरह डिफरेंट होता है? इसके अंदर न्यूट्रिशन होती है, क्योंकि वो इंटेस्टाइन से आ रहा है, जो कुछ आपने खाया वो फ्रेशली एब्जॉर्ब हुआ है अभी यहाँ से, और उसके बाद ये लिवर में। अब वो इट कुड बी मेडिसिन, कोई भी ड्रग आपने लिया है, कोई दवाई खाई है, या फिर कोई पिज्जा खाया है, या व्हाट्सएवर आपने जो भी खाया है, उस वो जो अमाइनो एसिड्स वगैरह और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह वो सारे बनेंगे, या कोई केमिकल है, वो सबसे पहले इन इन फर्स्ट सेट ऑफ कैपिलरीज, फिर वेन, फिर उसके बाद सेकंड सेट ऑफ कैपिलरीज जो कि आपके पास लिवर के अंदर है, इसमें एंटर होगा, और सबसे पहले बाकी बॉडी में जाने से पहले लिवर में पहुंचेगा। तो अगर वो कोई मेडिसिन है, कोई ऐसी मेडिसिन है जो बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकती है, तो उसका जो हार्मफुल पार्ट है, कुछ पार्ट उसका हार्मफुल है, तो वो डिटॉक्सिफाई हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, और अगर कोई वो है न्यूट्रिशन अमाइनो एसिड्स वगैरह, तो वो पहले लिवर में स्टोर होते हैं, उसके बाद वो बॉडी में एंटर होते हैं। ठीक है, इसको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो पहली एग्जांपल क्या होगी हमारे पास? पोर्टल हेपेटिक सिस्टम। ठीक है जी। अब दूसरी एग्जांपल क्या है? दूसरी एग्जांपल है हमारे पास हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, पहला तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम था, हमने देखा था कि हमारे पास 3 किस्म के पोर्टल सिस्टम होते हैं ना। दिस इज, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है आपका। ठीक है, और ये क्या है? ये ऊपर हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। इसमें भी अगर आप गौर से देखो, ये देखो ये ब्लड आ रहा है, ये सुपीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी से, ये सुपीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी से ये ब्लड आ रहा है, ये देखो। और ये फर्स्ट वो कैपिलरीज नेटवर्क है, उसमें से गुजरेगा, और उसके बाद फिर ये इंटरमीडिएट वेन में से गुजरेगा, और फिर ये सेकंड कैपिलरी का नेटवर्क है। यानी कि 2 सेट्स हो गए ना कैपिलरीज के, पहला कैपिलरी का सेट ये, दूसरा ये है। ठीक है, इसी तरह ये दूसरा है, और उसके बाद ये देखो ये अंदर एंटर हो जाएगा वेन के अंदर। यानी कि ब्लड हैज टू पास थ्रू 2 सेट्स ऑफ कैपिलरीज, 1 एंड 2, बिफोर एंटरिंग इनटू द वेनस सिस्टम। ये आपके पास किसकी एग्जांपल होगी? हाइपोफिजियल हाइपोथैलेमिक पोर्टल सिस्टम। तो 2 पोर्टल सिस्टम आपने पढ़ ली है, मतलब आपने यही कहा था ना कि ब्लड शुड पास थ्रू 2 सेट्स ऑफ कैपिलरीज। पहला सेट ऑफ कैपिलरी ये है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक में है, एंड सेकंड सेट ऑफ कैपिलरीज कहाँ पे है? वो लिवर के अंदर है। इन दोनों में से गुजरने के बाद ब्लड जो मेन उसमें आएगा, और उसकी एग्जांपल मैंने आपको ये पोर्टल हेपेटिक पोर्टल सिस्टम दिया था। ये आपको ये स्ट्रक्चर जो नजर आ रही है, छोटी छोटी वेसल्स नजर आ रही हैं, ये फर्स्ट सेट ऑफ कैपिलरीज और सेकंड सेट ऑफ कैपिलरीज लिवर के अंदर है, और ये हेपेटिक वेन्स बनती हैं, और इसके बाद जो है वो कहाँ जाता है? ब्लड जो है वो एंटर करता है इंफीरियर वेना केवा में। तो ये था हेपेटिक, एंड दिस इज हाइपोफिजियल हाइपोथैलेमिक पोर्टल सिस्टम। फर्स्ट सेट ऑफ कैपिलरीज, ब्लड ये आया, ये फर्स्ट सेट ऑफ कैपिलरीज, ये इसके बाद इंटरमीडिएट वेसल, और फिर सेकंड सेट ऑफ कैपिलरीज, और उसके बाद ब्लड जो है वो चला गया किसके अंदर? वेन के अंदर। अब यहाँ से जो आप देखो कि वो एंटर होगा जो हार्मोन्स वगैरह जो हैं इन 2 सेट्स ऑफ कैपिलरीज से। ये हाइपोथैलेमस के वो न्यूरॉन्स हैं जिनके एक्सॉन्स नीचे जा रहे हैं, ये इसलिए पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड में जा रहे हैं, इसीलिए ये न्यूरो हाइपोफाइसिस कहलाते हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद हम देखते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम ह्यूमंस में नहीं होता, क्योंकि ह्यूमंस में इसकी जरूरत नहीं है, ये एम्फीबियंस और बाकी रेप्टाइल्स और फिश वगैरह में होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसमें भी देखो ये ब्लड आया 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 आया, और ये ग्लोमेरुलस के अंदर फर्स्ट सेट ऑफ कैपिलरीज है, यहाँ से पास किया, और उसके बाद ये जो और ये नेफ्रॉन है सारा, और ये नेफ्रॉन के गिर्द आपको ये एक छोटा एक और
ये ब्लड वेसल्स का एक वो नजर आ रहा है, नेटवर्क नजर आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट सेट ऑफ कैपिलरीज ग्लोमेरुलस के अंदर है, सेकंड सेट ऑफ कैपिलरीज कहाँ पे है, ये पेरिट्यूबुलर सिस्टम के अंदर है। तो फर्स्ट से ब्लड गुजरा, उसके बाद ये पेरिट्यूबुलर जो ब्लड वेसल्स हैं इनसे गुजरा, कैपिलरीज इनसे गुजरा, और उसके बाद फिर ये वेन में एंटर हुआ। यानी कि ब्लड हैज टू पास थ्रू टू सेट्स ऑफ कैपिलरीज, नंबर वन ये ग्लोमेरुलस और नंबर टू पेरिट्यूबुलर नेटवर्क। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है। इसमें हार्ट होता है और ब्लड वेसल्स होती हैं। मैंने आपको बताया हार्ट जो हमने इसमें नहीं पढ़ना, अगर आपको बस पढ़ाया गया थोड़ा सा तो वो आपको जरूरत के लिए आपको बता दिया जाएगा, लेकिन हमारा मेन कंसर्न जो वो ब्लड वेसल के साथ है। ठीक है जी, अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो कोई भी ब्लड वेसल जो होती है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिकली हिस्टोलॉजी में आप पढ़ चुके हो, यहाँ पे मैं इसे क्विकली आई विल गो थ्रू। सबसे पहले जो है अंदर तीन इसकी लेयर्स होती हैं, और इनकी लेयर्स को क्या बोलते हैं, ट्यूनिका बोलते हैं, ट्यूनिका। सबसे पहले जो सबसे ये अंदर ल्यूमन है, ल्यूमन के पास वाली जो लेयर है ना सबसे अंदर, दैट इज ट्यूनिका इंटिमा। इंटिमा यानी कि इंटीमेट, क्लोज, इंटीमेट रिलेशनशिप, क्लोज रिलेशनशिप। ठीक है जी, ये इंटिमा है अंदर वाली जो है। उसके बाद ट्यूनिका मीडिया, मीडिया दरमियान वाली, और उसके बाद ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ये तीन लेयर्स होती हैं। अब मैं इनको आपको यहाँ पे थोड़ा सा वो करके दिखाता हूँ। ये अब आप देखो, तो ये इसने एक ब्लड वेसल की थिकनेस का हिस्टोलॉजिकल सेक्शन लिया हुआ है। ये ल्यूमन है, ठीक है, ये ल्यूमन है इधर ऊपर वाली तरफ, और ये ट्यूनिका इंटिमा है, और ये ट्यूनिका मीडिया है उसके नीचे, और फिर ये क्या है, ये एडवेंटिशिया है सबसे बाहर। तो एक आर्टरी का सेक्शन लिया हुआ है, एक इसने वेन का लिया हुआ है। ठीक है, ये देखो ये वेन का ट्यूनिका इंटिमा है, फिर ट्यूनिका मीडिया है, फिर उसके बाद बाकी एडवेंटिशिया। तो अभी मैं आगे आपको इसकी फर्दर वो बताता हूँ। अच्छा जी, अब आर्टरीज की जो क्लासिफिकेशन होती है आर्टरीज की, ये देखो आपने ये देखो नंबर वन, नंबर टू एंड नंबर थ्री। नंबर वन जो होती है वो क्या होती है, लार्ज साइज आर्टरीज, जिनका डायमीटर बड़ा होता है। अब ये आर्टरीज को हम किस उस पर डिवाइड करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर देयर डायमीटर, कि किस आर्टरी का कितना डायमीटर है। जो सबसे बड़ी आर्टरीज होती हैं उनको लार्ज साइज आर्टरीज बोलते हैं, या उनको बोलते हैं कंडक्शन आर्टरीज, या उनको बोलते हैं इलास्टिक आर्टरीज। अब ये इनकी इसकी वजूहत हैं क्यों डिफरेंट नाम क्यों है। तो इसमें सबसे पहले क्या आती है आर्टरी, सबसे बड़े साइज की आर्टरी कौन सी होती है, बॉडी की एओर्टा होती है। ठीक है जी, अब एओर्टा को नेचर ने ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि एओर्टा को इलास्टिक आर्टरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसकी जो ट्यूनिका मीडिया होती है उसके अंदर इलास्टिक टिश्यू ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि जब ब्लड प्रेशर के साथ उसको पंप करता है ना, तो उस आगे जो आर्टरी एओर्टा में जब जाता है तो एओर्टा के ऊपर अचानक जब वो प्रेशर आता है तो एओर्टा डायलेट करती है, ठीक है, स्ट्रेच करती है, और फिर वापस, जिस तरह आपने कभी देखा होगा पानी का होल्स का पाइप जो फायर ब्रिगेड वालों के पास होता है, उसमें अब जब वो अचानक पानी छोड़ते हैं तो उसकी वॉल स्ट्रेच करती है और वापस अंदर जाती है। सो इट दिस बिग आर्टरी हैज टू बी स्ट्रेचेबल। क्यों, क्योंकि उसने डील करना है विद द हाई प्रेशर फ्रॉम द, जो हार्ट जो पंप करेगा, क्योंकि पंप के साथ है ना, मतलब कि हार्ट जब पंप करता है वेंट्रिकल राइट लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ब्लड सबसे पहले जाता ही एओर्टा में, तो इट हैज टू बी इलास्टिक। और ये कंडक्शन इसलिए है क्योंकि ये कंडक्ट करती है ब्लड को, एक मतलब एओर्टा से फिर बाकी ब्रांचेस में जाता है, पूरी बॉडी की तरफ जाता है। ठीक है जी, इसकी इसकी वजह क्या है, कहता है इलास्टिक टिश्यू इज मोर दैट ऑफ मस्कुलर टिश्यू, एओर्टा और उसकी मेन ब्रांच इसकी एग्जांपल है। ठीक है जी, अब मैंने आपको ये बताया था कि आपको ये आर्टरीज की डिफरेंट क्लासिफिकेशन और इनकी इनकी वो आनी चाहिए कि क्या कहते हैं एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे इस डायग्राम को देखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये अगर डायग्राम आपको याद हो गई तो इट विल मेक थिंग्स अ लॉट इजियर। ये अब आर्टरीज ने शो की हुई है और ये वेन शो की हुई है। तो अब मैं इसको आपको थोड़ा सा इसका वो दिखाता हूँ। ये अंदर आर्टरी का ल्यूमन है, ठीक है, और ल्यूमन के अंदर अगर आप गौर से देखो, ये देखो, तो ये एंडोथीलियल लाइनिंग है जिस पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, और उसके बाद क्या है, सब एंडोथीलियल लेयर है। अच्छा जी, और उसके नीचे क्या है, इंटरनल इलास्टिक लैमिना।
फिर ट्यूनिका मीडिया, और ट्यूनिका मीडिया के बाहर ये येलो कलर की 2 लेयर्स हैं, यानी कि ट्यूनिका मीडिया के ऊपर भी और इसके नीचे भी आपके पास एक इंटरनल इलास्टिक लेमिना होता है और एक एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना होता है। 2 लेमिनास के दरमियान में इंटरनल और एक्सटर्नल के दरमियान में ट्यूनिका मीडिया है। अब ट्यूनिका मीडिया को अगर आप गौर से देखो, मैं इसको और बड़ा करता हूं ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सको। ये स्मूथ मसल सेल्स होते हैं, ये देखिए सारे, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में आपको नजर आ रहा है, कट सेक्शन हुआ हुआ, और ये आपको स्मूथ सेल्स नजर आ रहा है। अब इधर ट्यूनिका मीडिया देखो आर्टरी के अंदर, और वेन के अंदर देखो, वेन के अंदर ये ट्यूनिका मीडिया, तो ये थे ना, ठीक है, और ये थिक है, यानी कि आर्टरी जो होती है वो थिक वॉल्ड होती है एज कंपेयर टू वेन। रीजन बीइंग कि आर्टरी के अंदर जो लेयर्स होती हैं वो ज्यादा होती हैं। वो कैसे कि आर्टरी के अंदर देखो यहाँ पे जो है एक आपके पास इंटरनल इलास्टिक लेमिना है और एक एक्सटर्नल है, और उनके दरमियान में ट्यूनिका मीडिया है, ठीक है। जबकि यहाँ पे वेन के अंदर इंटरनल इलास्टिक लेमिना और एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना तो है ही नहीं, है ना। और उसके बाद जो ट्यूनिका मीडिया भी है वो भी थिन है एज कंपेयर टू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 ये एक्स्ट्रा लेयर्स हैं और प्लस में ये भी थिक है आपका ट्यूनिका मीडिया। तो इस वजह से ये क्या है, आर्टरी जो है वो थिक वॉल्ड है। और जबकि वही वेन बाकी लेयर्स वैसी ही हैं, यहाँ पे देखो ये एंडोथीलियम है सबसे अंदर, और उसके बाद ये उसकी वो बेसमेंट लेयर है, ठीक है, सब एंडोथीलियल। और यहाँ पे देखो ना इंटरनल इलास्टिक लेमिना है ना एक्सटर्नल है, और ये भी थिन है। तो दिस इज द रीजन कि आर्टरीज जो होती है वो थिन वॉल्ड होती है और कोलैप्स्ड होती है, जबकि वेन जो होती है वो थिक वॉल्ड होती है, क्योंकि इसका ट्यूनिका मीडिया जो है वो ज्यादा थिक होता है एज कंपेयर टू वेन। अब इलास्टिक आर्टरी, जिस आर्च ऑफ एओर्टा हमने बात की, थोरेसिक एओर्टा जो बड़ी आर्टरी है, उसमें इसके अंदर ये ट्यूनिका मीडिया के अंदर क्या चीज होता है, इलास्टिक टिश्यू ज्यादा होता है, क्योंकि उसने प्रेशर को बर्दाश्त करना होता है। इस वजह से आपने सबसे पहली जो ब्रांच पढ़ी वो आपने ये पढ़ी कि लार्ज साइज आर्टरी, इलास्टिक आर्टरी, कंडक्शन आर्टरी, क्योंकि ये ब्लड को कंडक्ट करती है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, और इलास्टिक इन नेचर है। क्यों? क्योंकि इसके ट्यूनिका मीडिया के अंदर इलास्टिक टिश्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू मस्कुलर टिश्यू। और उसकी एग्जांपल क्या है, एओर्टा और उसकी मेन ब्रांचेस जो इसकी एग्जांपल है, जिस तरह फॉर एग्जांपल ब्रेकोस्फेलिक ट्रंक है, और जिस तरह कॉमन कैरोटिड आर्टरी है और सब क्लेवियन आर्टरी है, ये मेन ब्रांचेस हैं एओर्टा की। इसलिए ये भी ये भी किसके अंदर आती हैं, जो है आपकी इलास्टिक वेसल्स के अंडर, या कंडक्शन इलास्टिक आर्टरीज इनको हम कहेंगे। अच्छा, अब उसके बाद मीडियम साइज्ड और मस्कुलर आर्टरीज, जो इससे कम ल्यूमेन की आर्टरीज होती हैं उनको मीडियम साइज आर्टरीज बोलते हैं। और उसमें एग्जाम्पल क्या है, मस्कुलर, मतलब कि जिस तरह लार्ज आर्टरी इलास्टिक थी, मीडियम साइज जो है वो क्या मस्कुलर है, और लार्ज साइज को क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं, और मीडियम साइज को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, क्योंकि अब ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इसकी एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल रेडियल आर्टरी, अल्नर आर्टरी, फेमरल आर्टरी, ठीक है जी। आप ऊपर आ जाओ, छोटी आर्टरी जिस तरह छोटी दी जाती है, जैसे कॉमन अपना कॉमन कैरोटिड तो नहीं, उसके बाद ऊपर जाके आप इंटरनल कैरोटिड, और मतलब आर्टरी का साइज छोटा होता जाएगा। तो ये आपकी एग्जांपल आपने इधर से याद रखनी है, ठीक है जी। अब उसके बाद तीसरी हमारे पास आर्टरी की टाइप क्या है, वो है मस्कुलर आर्टरी, ठीक है। अब मस्कुलर आर्टरी क्या होती है, सॉरी स्मॉल आर्टरी, स्मॉल साइज मस्कुलर आर्टरी, मस्कुलर टिश्यू इज मोर देन दैट ऑफ इलास्टिक टिश्यू, ठीक है। इसके बारे में ये बात कर रहा है कि ये जो इंटरमीडिएट लेमिना है, जो लार्ज आर्टरीज में यहाँ पे इलास्टिक टिश्यू ज्यादा था, अब स्मॉल आर्टरीज में यहाँ पे क्या ज्यादा हो जाता है, स्मूथ मसल ज्यादा हो जाते हैं, और क्या कहते हैं, इस वजह से इसको मस्कुलर आर्टरी भी बोलते हैं। तो अभी हम दोबारा देख लें, लार्ज आर्टरी को हम इलास्टिक आर्टरी बोलते हैं, और स्मॉल आर्टरी को, या इसको हम मीडियम आर्टरी को हम क्या मस्कुलर आर्टरीज बोलते हैं। लार्ज आर्टरी की एग्जांपल क्या है, एओर्टा है और उसकी मेन ब्रांचेस हैं, और मीडियम की रेडियल आर्टरी, अल्नर आर्टरी, फेमरल आर्टरी, और उसके बाद ये जो है बाकी आगे मीडियम साइज। अब ये एक और डायग्राम है, ये देखो, ये ल्यूमेन है, आर्टरी है, ये ल्यूमेन है, ये वेन का ल्यूमेन है, और ये वेन का ल्यूमेन इस तरह है कि इसके अंदर वैल्व भी हैं, वेन के अंदर वैल्व होते हैं, ये देखो ये वैल्व, ठीक है।
अब इसमें देखो फर्क क्या है, इसकी वॉल थिन है वेन की, और आर्टरी की वॉल थिक है। क्यों? क्योंकि आर्टरी के अंदर इंटरनल इलास्टिक लेमिना है और उसके बाद एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना है, ये जिसके अंदर सुराख है, छोटे छोटे पोर्स बने हुए, और उसके बाद दरमियान में क्या आ गया, ट्यूनिका मीडिया। और ट्यूनिका मीडिया आर्टरी के अंदर थिक होता है, वेन के अंदर थिन होता है। यही वजह है कि ओवरऑल जब आर्टरी की वॉल की बात होती है तो वो थिक हो जाती है और वेन जो है वो थिन हो जाती है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि आर्ट्रियोल्स क्या होते हैं। आर्ट्रियोल, जो ही आर्टरी अब नीचे जाती जाती है, पहले देखा था हमने आर्च ऑफ एओर्टा बड़ी आर्टरी थी, फिर उससे उसकी ब्रांचेस निकली, आर्टरी का ल्यूमन छोटा हो गया, एओर्टा का 1 इंच होता है, और उसके बाद आर्टरी का छोटा हो गया, करते करते जब पेरिफेरी में जाते थे आर्टरी का ल्यूमन छोटा होता जाता है, और जब तक आर्टरी का ल्यूमन कितना हो जाता है, 50 to 100 माइक्रोन हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्ट्रियोल्स बोलते हैं। ठीक है, और आर्ट्रियोल्स क्या करते हैं, ये रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं। रेजिस्टेंस, ये मैं अभी आपको समझाता हूँ रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है जी, फिर आर्ट्रियोल्स के आगे फर्दर वो क्या है उसकी, जब इसी वेसल का आगे जाके साइज जो है वो और छोटा हो जाता है, 10 to 15 माइक्रोन हो जाता है, तो इसको मेट आर्ट्रियोल बोलते हैं। ठीक है जी, अब ये देखो फॉर एग्जांपल, ये देखो ये आर्ट्रियोल है। ठीक है, इसका ल्यूमेन, इससे फिर मेट आर्ट्रियोल निकलती है क्योंकि ये ल्यूमेन और भी छोटा हो गया, और आगे जाके ये कैपिलरीज हैं रेड रेड कलर की, ये रेड वाली ये देखो ना, ये सारा कैपिलरीज है, ये पूरा पोर्शन कैपिलरीज है। ठीक है, और इसमें अगर आप गौर से देखो तो एक वाला पार्ट जो है वो रेड पार्ट है क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इधर से ये आप कैपिलरीज हैं क्योंकि टिश्यू लेवल पे बात आ गई है, यहाँ से ऑक्सीजन निकल के टिश्यू में चली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी, तो अब ये दूसरा पोर्शन वेनियोल वो हो गया, सॉरी वीनस हो गया। तो आर्ट कैपिलरीज के दो दो पोर्शन होते हैं, एक आर्टीरियल एंड होता है, आर्टीरियल पोर्शन होता है, और एक वीनस पोर्शन होता है, और इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। तो कैपिलरी बेड में दो पार्ट्स होते हैं, एक आर्टीरियल पार्ट होता है, आर्टीरियल कैपिलरीज होती हैं, और एक वीनस कैपिलरीज होती हैं, और ब्लड उसमें से होने के बाद कहाँ चला जाता है, वेनियोल्स में चला जाता है। अब ये वेनियोल्स ऊपर जाती जाएंगी, इनका साइज बड़ा होता जाएगा, आर्टरी नीचे आती जाती है, जैसा एओर्टा, एओर्टा के बाद कॉमन आइलियक, कॉमन आइलियक के बाद राइट एंड लेफ्ट जो है वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो है आइलिक वेसल्स, और मतलब कि आर्टरी जब ऊपर से नीचे आती जाती है साइज छोटा होता जाता है कि आर्ट्रियोल लेवल पे पहुंच जाती है, वहां से फिर मेट आर्ट्रियोल, फिर कैपिलरीज, और उसके बाद फिर वीनस एंड शुरू हो जाता है, इसको विनियोल बोलते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि आर्ट्रियोल्स और ये जो है ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, मेट आर्ट्रियोल्स ये रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती हैं। अगर आप गौर से देखो, ये आपको छोटे छोटे बैंड्स नजर आ रहे हैं, मेट आर्ट्रियोल से जब आगे कैपिलरीज निकलती है ना, ये कैपिलरीज निकल रही है ना, यहाँ पे ये छोटे छोटे बैंड्स हैं, ये स्मूथ मसल सेल्स हैं, ये ठीक है, इनको बोलते हैं प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स। ठीक है, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर, यानी कि ब्लड देखो जब यहाँ से मेट आर्ट्रियोल, सॉरी मेन आर्ट्रियोल, वहां से मेट आर्ट्रियोल, और वहां से जब कैपिलरी में एंटर होगा उससे पहले ये स्फिंक्टर है, दैट्स व्हाई दे हैव बीन नेम्ड एज प्री कैपिलरी, यानी कि इस कैपिलरी से पहले स्मूथ मसल्स। अब डिपेंड करता है कि बॉडी को अगर हीट रिलीज करनी है, हीट रिलीज करनी है बॉडी को, तो ये स्फिंक्टर जो है स्मूथ मसल सेल्स है, ये स्मूथ मसल सेल है, ये कंस्ट्रक्ट कर जाएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ब्लड जो है ना वो इसमें नहीं जाएगा। अच्छा, एक और बीच में सेंटर में एक और आर्टरी है, ये देखो ये सेंटर में आर्टरी है, ये इसको बोलते हैं थोरोफेयर चैनल। ठीक है, इस थोरोफेयर चैनल के ऊपर कोई स्फिंक्टर नहीं है इस किस्म का। स्फिंक्टर कहाँ पे है, ये मेन जो सेंटर में है इसके ऊपर कोई स्फिंक्टर नहीं है। स्फिंक्टर कहाँ पे, जहाँ इससे ब्रांचेस निकल रही हैं बाहर। ठीक है, तो अब ये ये एक मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ये है कि ब्लड जब एंटर होगा और अगर बॉडी चाहती है कि हीट रिलीज की जाए, तो ब्लड कहाँ चला जाएगा, इन आर्टरी कैपिलरीज में चला जाएगा। इसका मतलब ये स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाएंगे।
ये रिलैक्स रहेंगे और ब्लड कैपिलरीज में चला जाएगा, ब्लड की डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगी टिश्यू के अंदर, हीट रिलीज हो जाएगी, ठीक है, और वेनस सिस्टम से वापस ब्लड दोबारा इस चैनल में आ जाएगा, ठीक है। अगर बॉडी ने हीट रिलीज नहीं करनी, ठीक है, टेम्परेचर रेगुलेशन की जरूरत नहीं है, तो ये स्फिंक्टर कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे, ब्लड जब इसमें एंटर होगा तो वो इन कैपिलरीज में नहीं जाएगा, बल्कि इस थोरोफेयर चैनल से ही ब्लड सीधा जो है ना वो किस में आ जाएगा, दोबारा वेन्यूल्स में आ जाएगा। यानी ये बिल्कुल इसी तरह ये फिरोजपुर रोड है, तो सेंटर में से जो गुजर रही है ये फिरोजपुर रोड है, ठीक है। अब आपने किसी गली में मुड़ना है, अगर आपको गली में उसमें मुड़ने की जरूरत है, तो ये गार्ड गली के शुरू में खड़ा हुआ है, ये आपको कहेगा अच्छा जी आप चले जाएं, आप अंदर घूम फिर के वापस यहाँ से दोबारा फिरोजपुर रोड पे आ जाएंगे। लेकिन गार्ड अगर स्ट्रिक्ट है, ये कहेगा नहीं जी आप अंदर नहीं जा सकते, साइड पे नहीं जा सकते, ये रिहायशी एरिया यहाँ पे लोग रहते हैं, आप क्योंकि अनकंसर्न पर्सन है, आप अंदर नहीं जा सकते, तो फिर ब्लड क्या होगा, आप सीधा मेन रोड पे ही रहोगे। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको थॉरोफेयर चैनल बोलते हैं। तो ये आपको इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर थॉरोफेयर चैनल्स, और हर कैपिलरी के शुरू में एक प्री कैपिलरी स्फिंक्टर अटैच्ड है। और इसके अलावा आपको क्लासिफिकेशन आ सकती है ब्लड वेसल्स की, जिस तरह मैंने आपको बताया था, लार्ज आर्टरीज, स्मॉल आर्टरीज, मीडियम साइज आर्टरीज, स्मॉल आर्टरीज, और उनकी एग्जांपल्स के कहाँ कहाँ हैं, दो दो तीन तीन एग्जांपल्स। और उसके अलावा आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज पोर्टल सिस्टम, हाउ मेनी टाइप्स के पोर्टल सिस्टम, क्या है कि 2 सेट्स ऑफ कैपिलरीज से ब्लड ने गुजरना है, और कितने टाइप के पोर्टल सिस्टम्स हैं आपके पास, एक हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है, एक हाइपोफिजियल हाइपोथैलेमिक पोर्टल सिस्टम है, तीसरा कौन सा है आपके पास, रीनल पोर्टल सिस्टम है। रीनल पोर्टल सिस्टम एम्फीबियंस में होता है, कुछ फिश में होता है, रेप्टाइल्स में होता है, ठीक है जी। और फिर आपको ये आ सकता है कि व्हाट आर कैपिलरीज की जो ना थोरोफेयर चैनल्स क्या होती हैं। अच्छा जी, ये आप स्मॉल साइज मस्कुलर वेन्स और ये लार्ज साइज, अच्छा अब इसी तरह हमने आर्टरीज खत्म कर ली, आर्टरीज यहाँ पे कैपिलरीज तक आर्टरीज खत्म होगी, अब वेन्स शुरू हो गई हैं। तो सबसे पहले वीनस कैपिलरीज हैं, उसके बाद वो जाके वेन्यूल्स बनाएंगी। तो इसी तरह स्मॉल साइज मस्कुलर वेन्स, और फिर उसके बाद मीडियम साइज, फिर लार्ज साइज, और लार्ज साइज तक वापस जाते जाते इन्फीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा बन जाएगी, ठीक है जी। ये तो था आपका एक पोर्शन। लेट में मैं अच्छा जी, हाँ जी, कैपिलरीज हम देखते हैं अब। कैपिलरीज वर्ड का मतलब क्या है, कैपिलरीज वर्ड का मतलब है रिजेंबल टू हेयर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये सारे आपको पता है लैटिन ओरिजिन की वो है वर्ड में। आर्टरी को आर्टरी क्यों बोलते हैं, आर्टरी को आर्टरी इसलिए बोलते हैं कि आर निकला है एयर से, ठीक है, और टेरीज मींस टू कीप। तो पुराने जमानों में जो ग्रीक्स और वो थे, लैटिन लोग थे, वो ये समझते थे कि इन ब्लड वेसल्स के अंदर एयर होती है, तो इस वजह से उसका नाम आर्टरी पड़ गया। अब इसी तरह जो कैपिलरी वर्ड है, कैपिलरी का मतलब है रिजेंबल्स टू हेयर, कनेक्ट आर्ट्रियोल एंड वेनियोल। अभी मैंने पिछली डायग्राम में आपको दिखाया है कि कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज का एक उनका आर्टीरियल एंड होता है, एक वीनस एंड होता है, और आर्टीरियल एंड से पीछे आर्ट्रियोल है, और वीनस एंड के कैपिलरी के बाद वेनियोल है। यानी कि कैपिलरीज इन टोटल क्या करती हैं, ये देखो ये कैपिलरीज क्या करती हैं, ये आर्ट्रियोल को वेनियोल के साथ कनेक्ट करती हैं, ये बीच में ये सारी कैपिलरीज है, ठीक है। अब हमने देखना है कि हमारे पास टाइप्स ऑफ कैपिलरीज क्या, ये भी आपको एग्जांपल उसमें आ सकता है क्लासिफिकेशन में, क्लासिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिलरीज। और इस कैपिलरीज की डिफरेंट टाइप्स को वो करने के बाद व्हाट यू नीड टू डू, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी टाइप के कहाँ पे है, यानी कि दो दो एग्जांपल। तो सबसे पहले कैपिलरी की जो टाइप्स हैं वो क्या हैं, एक सबसे पहले कॉन्टिन्यूस कैपिलरीज हैं, फिर फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज हैं, फिर साइनोसाइडल कैपिलरीज हैं, ठीक है जी। क्या हो गया, एस सी, एफएससी, ठीक है जी। फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज, साइनोसाइडल कैपिलरीज एंड कॉन्टिन्यूस कैपिलरीज, ये तीन टाइप्स हैं।
कैपिलरीज की, ये आपको लाजमी आना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन हमें काफ़ी दफ़ा आता है कि कैपिलरीज की डिफरेंट टाइप्स बताओ और उनकी लोकेशन बताओ, और वो उन कैपिलरी की टाइप्स को क्यों, उनके मतलब कि किस वजह से, किस बेस पे उनको डिवाइड किया गया। तो अब ये एक ही टेबल के अंदर से सारी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन मैं अभी आपको एक एक करके समझाता हूँ। और ये क्या उनकी लोकेशन है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्टिन्यूस कैपिलरीज कहाँ पे होती हैं? स्किन में होती हैं, लंग्स में होती हैं, ब्रेन में होती हैं। फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज कहाँ होती हैं? वो रीनल ग्लोमेरुलाई में, इंटेस्टाइनल विलाई में, एंडोक्राइनल ग्लैंड्स में, पैंक्रियास में। इसी तरह साइनोसाइडल ये कहाँ पे होती हैं? ये होती हैं लिवर में, स्प्लीन में, एड्रिनल ग्लैंड में, पैराथायराइड, पैंक्रिया। तो आपको तीन तीन, दो दो, तीन तीन, चार चार एग्जाम्पल्स हर टाइप की, और वो कहाँ होती हैं ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। मैं अभी आपको समझाता हूँ कि आगे क्या हो रहा है। ये एक वर्ड है लिखा हुआ बेजल लामिना, कंप्लीट, कंप्लीट, इनकम्प्लीट। अब ये मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है ना। देखो, कॉन्टिन्यूस कैपिलरीज, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज एंड साइनोसोइडल कैपिलरीज। अच्छा, अब ये आप ये गौर से देखो तो ये सेंटर में एक क्या है, ये ल्यूमन है कैपिलरी का, और ये सेल है, और सेल सिंगल लेयर है। एंडोथीलियम बोलते हैं इसको, जो वेसल्स को अंदर से लाइन करती है ना, उसको बोलते हैं एंडोथीलियम। अब इसमें ये देखो, अगर आप गौर से देखो तो ये एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, और ये फिर दूसरा सेल है, और ये तीसरा सेल है। ठीक है, ये सेल आपस में ये देखो जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके बीच में गैप कोई नहीं है, तो एंडोथीलियम है। और बाहर देखो तो ये क्या है, सबसे पहले जिसमें पानी का पाइप नहीं होता सफेद कलर का, इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो अब अब आपको बात समझ आएगी कि अगली डायग्राम में देखो, ये इसी तरह एंडोथीलियम है, लेकिन अब एक फर्क क्या हो गया कि ये आप देखो सेल्स के अंदर ये छोटे छोटे आपको ये ओपनिंग नजर आ रही है, ये देखो, ये छोटे छोटे ओपनिंग, छोटे छोटे सुराख है, जिस तरह छोटे छोटे पोर्स हैं। ठीक है, सेल्स की सेल के अंदर छोटी छोटी पोर्स हैं, जबकि बाहर वाली जो लेयर है वो कॉन्टिन्यूस है, उसमें कोई इस किस्म के पोर्स और गैप नहीं है। ठीक है, इन इसको बोलते हैं फेनेस्ट्रेशन। फेनेस्ट्रा वर्ड आया है लैटिन से। फ्रेंच में भी फनेत्र बोलते हैं, खिड़की को बोलते हैं, विंडोज को बोलते हैं। खिड़कियां नहीं होती जिस तरह घर के कमरे में। तो अब आप ये देखो, छोटी छोटी सेल की वॉल के अंदर छोटी छोटी खिड़कियां बनी हुई हैं, ये देखो, ये पोर्स हैं। इस वजह से, इन पोर्स की वजह से, इस टाइप की कैपिलरी को क्या बोलते हैं? फेनेस्ट्रेटेड। फेनेस्ट्रेटेड। जबकि इसमें देखो, इस पहली वाली डायग्राम में इसमें किसी किस्म की कोई ओपनिंग, वो फेनेस्ट्रेशन नहीं है, पोर्स नहीं है इसके अंदर, सेल्स के अंदर। यहाँ पे देखो छोटे छोटे पोर्स हैं सेल्स के अंदर, भरा हुआ है, ये देखो, ये सारी छोटी छोटी पोर्स है, सुराख हैं छोटे छोटे, जबकि इधर नहीं है। इस वजह से पहली जो कैटेगरी है इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस कैपिलरी। कॉन्टिन्यूस कैपिलरी यानी कि कॉन्टिन्यूस मुसलसल कैपिलरी, कॉन्टिन्यूस। जबकि दूसरी है, इसको बोलते हैं फेनेस्ट्रेशन, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे ये ओपनिंग्स हैं, छोटी छोटी ओपनिंग्स हैं। ठीक है, ये देखो, अब ये तो आपको ल्यूमेन के अंदर नजर आ रहा है ना, ये कट सेक्शन वॉल उसका नजर आ रहा है, ये पोर है, ये पोर से कटी हुई है, ये पोर 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 है। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ इज कैपिलरी इज कॉल्ड फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी। अच्छा जी, अब तीसरी कैपिलरी कौन सी है? वो है साइनोसाइडल, साइनोसाइड। अब इसमें चीजें और भी चेंज हो गई। ये देखो, ये एक सेल है, और ये सेल्स के बीच में, यहाँ पे भी देखो सेल्स के बीच में कोई गैप नहीं था। ये देखो, ये सेल्स के बीच में कोई गैप नहीं था। यहाँ पे देखो एक सेल ये है, और ये दूसरे सेल के बीच में ये गैप आ गया। ये देखो, ये गैप आ गया, इंटरसेलुलर गैप। ये देखो, ये गैप आ गया। ठीक है, प्लस साथ में जो बाहर वो थी बेजल लैमिना थी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई, यहाँ बेजल लैमिना में भी गैप आ गया। ये देखो, ये साथ, यानी कि सेल्स के दरमियान में भी गैप आ गया, और बेजल लैमिना में ये वाइट जो बाहर वाइट वाली जो लेयर है, उसके अंदर भी गैप आ गया। ठीक है, तो इस वजह से इस टाइप की कैपिलरी को क्या बोलते हैं? साइनोसोइडल।
जी दोबारा देख लो, फर्स्ट कॉन्टिन्यूस है क्योंकि सेल्स के बीच में गैप कोई नहीं है, एंडोथेलियल सेल्स के बीच में, और बेसमेंट मेम्ब्रेन भी जो है वो कॉन्टिन्यूस है, इस वजह से दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस। और ये कहाँ पे होती है? ये ब्रेन में होती है, और आपके बाकी में भी ये देखो, ये स्किन में है, लंग्स में है, ब्रेन में है, कौन सी? कॉन्टिन्यूस कैपिलरी। और दूसरी फेनेस्ट्रेटेड वाली जिसमें ओपनिंग्स आ जाती हैं, छोटी छोटी पोर्स आ जाती हैं, सुराख आ जाते हैं, ये वाली, ये वाली आपका जो है कैपिलरी, ये कहाँ होती है? ये रीनल ग्लोमेरुलाई में है, इंटेस्टाइनल विलाई में है, एंडोक्राइनल ग्लैंड्स में है, पैंक्रियास में। क्यों? क्योंकि इन सारी जगहों पे सिक्रीशंस आ गई हैं अब, यहाँ से चीजों ने इंटेस्टाइन्स, इसमें इंटेस्टाइन के अंदर मतलब कि वो एब्जॉर्ब होना है फूड मटेरियल ने और अमाइनो एसिड्स ने, इसलिए छोटी छोटी पोर। ठीक है। और थर्ड टाइप जिसमें सेल्स के बीच में गैप ज्यादा है, और बाहर बेसमेंट मेम्ब्रेन, यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन जो फेनेस्ट्रेटेड में देखो कॉन्टिन्यूस से कोई गैप नहीं है, जबकि थर्ड टाइप में सेल्स के दरमियान में भी गैप है और बाहर बेसमेंट मेम्ब्रेन के दरमियान में भी गैप है। अब ये वाली टाइप कहाँ होती है? ये वाली टाइप बॉडी में लिवर में होती है, स्प्लीन में होती है, एड्रिनल ग्लैंड्स में होती है, पैराथायराइड ग्लैंड्स में होती है। ठीक है जी। और फिर डिफरेंट टाइप्स की कैपिलरीज कहाँ कहाँ आती हैं, ये आप बुक से पढ़, एरिथ्रोसाइटिक कैपिलरीज, मीग्स कैपिलरीज, ठीक है, सिक्रेटरी कैपिलरीज, बाइल, ये सारी चीजें आपने देख लेनी है। ठीक है। अब आपका रह गया है एनास्टोमोसिस, तो एनास्टोमोसिस में आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। इस क्वेश्चन से, इससे आपका कोई अगर कोई पोर्शन से आपका कोई सवाल है तो यू कैन आस्क। बेटा कोई सब क्वेश्चन है आप लोगों का? चलो फिर थोड़ा सा एनास्टोमोसिस से शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, एनास्टोमोसिस का क्या मतलब है? एनास्टोमोसिस की डेफिनेशन, या कम्युनिकेशन बिटवीन टू वेसल्स बाय कोलैटरल चैनल्स। ठीक है, ग्रीक वर्ड है, ओपनिंग या आउटलेट को बोलते हैं। और दो वेसल्स जब आपस में उनकी ब्रांचेस आके आपस में कनेक्शन बनाती हैं ना, दिस इज कॉल्ड एनास्टोमोसिस। कम्युनिकेशन बिटवीन टू वेसल्स बाय कोलैटरल चैनल्स। और क्लिनिकल डेफिनेशन क्या है इसकी? कम्युनिकेशन क्रिएटेड। अच्छा, एक तो एनास्टोमोसिस जो होता है वो नेचुरल बॉडी में होता है, और दूसरा एनास्टोमोसिस क्या होता है, वो सर्जन या डॉक्टर्स बनाते हैं। ठीक है जी, कि दो वेसल्स को आपस में जोड़ देते हैं फॉर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सम डिजीज, सम एज अ ट्रीटमेंट ऑफ सम डिजीज, ट्रॉमा, और इसमें केस में बनता है। ठीक है जी, क्या हो गया? कम्युनिकेशन क्रिएटेड बाय सर्जिकल, ट्रॉमेटिक और पैथोलॉजिकल मीन्स बिटवीन टू नॉर्मल, और सम टाइम पैथोलॉजिकली कोई डिजीज ऐसी होती है जिसकी वजह से दो वेसल्स आपस में जुड़ जाती हैं। अच्छा जी, अब एनास्टोमोसिस क्या है कि इसकी टाइप्स एंड डिफरेंस। सबसे पहले क्या? एक्चुअल एनास्टोमोसिस। एक्चुअल एनास्टोमोसिस के बारे में क्या कहते हैं? कम्युनिकेटिंग आर्टरीज आर ऑलमोस्ट ऑफ इक्वल साइज। ठीक है, दो आर्टरीज होती हैं, उनका साइज एक जितना होता है, और वो आपस में जो है ना वो कम्युनिकेट कर रही होती हैं। और उसमें क्या है? सबसे पहले लेबियल आर्टरीज, एंटीरियर पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज, यूट्राइन आर्टरीज, ओवेरियन आर्टरीज, गैस्ट्रिक आर्टरीज। अब ये देखो, ये यूट्रस है। ठीक है, ये यूट्रस है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, जिसको आम फैम में आम लोग बच्चा दानी बोलते हैं। ठीक है। अब ये देखो, ये यूट्राइन आर्टरी आ रही है, ये एक साइड की यूट्राइन आर्टरी है, और इसी तरह दूसरी साइड की आ रही है। और ये दोनों, इन दोनों का साइज देखो एक है। इनकी ब्रांचेस आपस में ये कम्युनिकेट कर रही हैं, राइट वाली लेफ्ट पे, लेफ्ट वाली राइट पे। ये क्या बन रहा है? एनास्टोमोसिस बन रहा है। और जब दोनों आर्टरी सेम साइज की हों तो इसको क्या बोलते हैं? एक्चुअल एनास्टोमोसिस। अब इसी तरह आप ये देखो, ये ओवरी है। ठीक है, इसमें डिफरेंट छोटी छोटी ब्रांचेस आके जो है ना वो कम्युनिकेट कर रही हैं आपस में।
दिस इज ऑल्सो एन एक्चुअल एनास्टोमोसिस। इसी तरह आपने ये देखा कि फेस के ऊपर लेबियल आर्टरीज होती हैं, जो अभी आप उसमें फेशियल आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं, वो आप पढ़ोगे, वो दोनों एक साइज की होती हैं, आपस में एनास्टोमोस कर रही होती हैं। इसी तरह थॉरैक्स में एंटीरियर पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। तो एक्चुअल एनास्टोमोसिस क्या है कि जब कम्युनिकेट करने वाली ब्रांचेस जो हैं उनका साइज बराबर हो। नाउ व्हाट इज पोटेंशियल एनास्टोमोसिस? अब ये दूसरी टाइप का एक एनास्टोमोसिस है। पोटेंशियल एनास्टोमोसिस के बारे में कहते हैं कम्युनिकेशन बाय टर्मिनल आर्टरियोल्स, के नीचे जाके टर्मिनल आर्टरियोल के लेवल पे कम्युनिकेशन हो रहा है। कैन डायलेट सफिशिएंटली विद ग्रेजुअल ऑक्लूजन। अच्छा जी, इसमें ये बात है, ये देखो फॉर एग्जांपल, ये देखो, ये हार्ट है, इसकी ये जो ब्रांचेस निकल रही हैं आपस में, ये आपस में कम्युनिकेट कर रही होती हैं, ठीक है, एनास्टोमोस कर रही होती हैं। टर्मिनल आर्टरियोल के लेवल पे जो, अब ये देखो, ये बड़ी आर्टरी है, उसके बाद फिर ये टर्मिनल कैपिलरी से पहले टर्मिनल आर्टरियोल, उस लेवल पे जो एनास्टोमोसिस होता है इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनास्टोमोसिस। पोटेंशियल एनास्टोमोसिस। और ये देखो, ये अल्नर आर्टरी है, ये रेडियल आर्टरी है, और ये आपस में कम्युनिकेट कर रही है हैंड के अंदर। ये भी क्या, एक्चुअल एनास्टोमोसिस की एग्जांपल है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनास्टोमोसिस क्या है? कम्युनिकेटिंग बाय टर्मिनल आर्टरियोल्स। और इसमें वो क्या होता है, कहता है डायलेट सफिशिएंटली विद ग्रेजुअल ऑक्लूजन ऑफ द आर्टरी इन सडन ऑक्लूजन इनसफिशिएंट डायलिटेशन। वो ये बात कर रहा है कि अगर तो आर्टरी, अगर ये आर्टरी जो ना मेन आर्टरी ने, ये आहिस्ता आहिस्ता वो हो रही है, फॉर एग्जांपल इस जगह पे ये क्या हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता ऑक्लूड हो रही है, तो पीछे प्रेशर बढ़ता जाएगा, ब्लड आगे नहीं जा पाएगा, तो उसकी वजह से ये छोटी छोटी ब्रांचेस है, ब्लड इनमें जाना शुरू कर देगा, ये ओपन होना शुरू हो जाएंगी और दूसरी उनके साथ कम्युनिकेट कर जाएगी, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि अगर तो ये ऑक्लूजन जो है ये स्लो स्लो हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ऑक्लूजन हो रहा है, फिर तो ये जो पोटेंशियल एनास्टोमोसिस है ना, ये जो वेसल्स हैं, इनको ओपन अप होने का टाइम मिल जाएगा। अगर सडन है तो सडन में ये ओपन नहीं हो पाएंगी, इसलिए आगे टिश्यू की डेथ हो जाएगी। ये मैं आपको दोबारा करवाऊंगा वैसे, नेक्स्ट एक और शायद हमारा लेक्चर है। एंड एनास्टोमोसिस, तीन टाइप के हमने एनास्टोमोसिस देखे हैं, एक्चुअल एनास्टोमोसिस, पोटेंशियल एनास्टोमोसिस और एंड एनास्टोमोसिस। एक्चुअल एनास्टोमोसिस की हमने ये डेफिनेशन की थी कि दोनों आर्टरी इक्वल साइज की होती हैं जिनके बीच में एनास्टोमोसिस हो रहा होता है। तो आपको एनास्टोमोसिस में आपको एनास्टोमोसिस की डेफिनेशन आनी चाहिए, उसकी टाइप्स आनी चाहिए कि एक्चुअल है, पोटेंशियल है और एंड एनास्टोमोसिस है, और वो कहाँ कहाँ होता है, उसकी एग्जांपल्स, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल देखो, ये आप, इसने आपको आर्टीरियल एनास्टोमोसिस और उसमें एक्चुअल, और एक्चुअल की फिर उसने आपको छोटी सी डेफिनेशन, फिर उसकी ये लोकेशन बताई बॉडी में कहाँ होता है। फिर पोटेंशियल, पोटेंशियल की इसने कहा कि कम्युनिकेशन बाय टर्मिनल आर्टरियोल्स, और उसके बाद उसकी उसने आपको एग्जांपल्स बताई हुई हैं, ठीक है जी। और उसके बाद एंड एनास्टोमोसिस। एंड एनास्टोमोसिस ये होता है कि कोई आर्टरी जो होती है वो जब एक जगह जाती है उसके बाद वो किसी फर्दर उसके साथ कम्युनिकेट नहीं करती, आर्टरीज विदाउट एनी कम्युनिकेशन विद द नेबरिंग वेसल्स, कि नेबरिंग वेसल्स के साथ एनास्टोमोस नहीं करती। और अगर ऐसी आर्टरी ब्लॉक हो जाए तो जो है वो क्या हो जाएगा, टिश्यू डेथ हो जाएगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रल एंड एनास्टोमोसिस की एग्जांपल क्या है, सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना, रेटिना के अंदर ब्लड, ब्रे उसके जो आई बॉल के अंदर रेटिना को जो आर्टरी सप्लाई करती है वो एंड एनास्टोमोसिस होता है, एंड आर्टरी, इसको एंड आर्टरी भी बोलते हैं, क्योंकि वो आगे जाके अपनी जो वो होती हैं सराउंडिंग आर्टरीज जो होती हैं उनके साथ कम्युनिकेट नहीं करती, ठीक है। और एज अ रिजल्ट, तो बहरहाल ये मैं आपको, ये कुछ चीज़ें थोड़ी भी छोटी छोटी रह गई हैं, ये मैं आपको एक एनास्टोमोसिस रिपीट करवाऊंगा, और ये बाकी की चीज़ें मैं फिर आपको फिर करवाऊंगा। ये इसमें ये दोबारा देख लो, ये कैपिलरीज हैं, ये आर्ट्रियोल है, ये वेनियोल है, ठीक है। कैपिलरीज के, ये जो कैपिलरीज नेटवर्क है इसका दो पार्ट्स हैं, एक इसका रेड वाला पार्ट है जिसको आर्टीरियल एंड बोलते हैं जो आर्टरी की तरफ है, और दूसरा वीनस पार्ट है जो वेन की तरफ है, ठीक है। और इसमें दरमियान में सेंटर में एक अनइंटरप्टेड सेंट्रल वो होती है, आर्टरी होती है।
इसको बोलते हैं थॉरोफेयर। मुझे लिखा था ना, ये शायरा आम नहीं है, ये शायरा, ये शायरा आम है, सेंटर वाली। और ये इसके दोनों तरफ कैपिलरीज हैं, और कैपिलरीज के शुरू में एक क्या लगा हुआ है, स्मूथ मसल सेल्स का एक स्फिंक्टर बना हुआ है, जो कि कैपिलरी के आगाज में ही रैप किया हुआ है इसने। और अगर ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो ब्लड कैपिलरीज में नहीं जाएगा, ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो ब्लड कैपिलरीज में नहीं जाएगा, बल्कि सेंट्रल पोर्शन में रहेगा, थॉरोफेयर पे रहेगा। और जब ये रिलैक्स होंगे स्फिंक्टर, तब भी ब्लड जो है कैपिलरीज में जा सकेगा। तो ये पर्पस, ये क्या है, ये मैकेनिज्म क्या, ये मैकेनिज्म इसलिए है ताकि डिपेंडिंग अपॉन के अगर हीट रिलीज करनी है कि नहीं रिलीज करनी है, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल ऑलरेडी ऐसे साइबेरिया में खड़े हुए हो, तो आपको वहाँ बॉडी में हीट रिलीज करने की जरूरत नहीं है ना, आपने हीट कंजर्व करनी है। तो उसमें क्या होगा, क्योंकि अब फिर आपको स्वेटिंग भी नहीं होगी, रीजन बीइंग कि ये आपकी प्री कैपिलरी जो वो स्फिंक्टर्स हैं ये टाइट हो जाएंगे, और ब्लड इसमें नहीं जाएगा कैपिलरीज में, और सीधा थॉरोफेयर से वेन्यूल में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप अफ्रीका में खड़े हैं, जब ऑलरेडी बहुत गर्मी है, आपने बॉडी की इंटरनल हीट रिलीज करनी है, तो फिर ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर जो है ये क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, और ब्लड इन प्री कैपिलरी के थ्रू कैपिलरी में चला जाएगा, और यहाँ से टिश्यू में जाके भी यहाँ से वो पसीना और वो सारा बॉडी हीट रेडिएट करती है बॉडी, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। तो आई होप कि आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको आराम आराम से चीज़ें समझाऊं, तो समझा मैंने दी है आपको। ये लेक्चर आपका मैं कॉपी हुआ है, ये जो है ना वो मैंने रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ है, और रिकॉर्ड हो गया, इसका मैं आपको लिंक भेज दूंगा, और इसको ज़रूर देखें। और उसके अलावा मैंने आपसे ये कहना था कि इसको बुक से पढ़ें सारे को। चीज़ टीचर का काम होता है टू मेक थिंग्स इजी, टू मेक स्टूडेंट अंडरस्टैंड, ठीक है। अब आपको समझ आ गई एक दफ़ा, तो फिर आपका काम है, फिर आपकी जिम्मेदारी है कि आपने इसको, अगर अच्छा डॉक्टर बनना है, अच्छा डेंटिस्ट बनना है, तो फिर आपने इसको खुद तैयार करना है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो एक लेक्चर है उसमें हम एनास्टोमोसिस पढ़ेंगे, और एनास्टोमोसिस को ख़त्म करने के बाद हम साथ में जो छोटी छोटी चीज़ें रहेंगी वो देख लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो यू कैन आस्क राइट नाउ, एंड इवन आफ्टर द क्लास आप मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको जवाब दूंगा, ठीक है। थैंक यू।